जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP बाय AK अमर पर। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो एक फॉर्म निकला है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना का, इसको जो है कौन कौन भर सकता है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने में कितना फीस लग रहा है, इसका जो एग्ज़ाम होता है इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, किस किस सब्जेक्ट से, उस पर भी बात करेंगे। और इस योजना के तहत जो विद्यार्थी इस जो फॉर्म को भरता है और पास करता है इस एग्ज़ाम को, तो पर साल जो है प्रत्येक साल कितना रुपया मिलता है, सारा चीज़ आज इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए शुरुआत करते हैं। क्या दे रहा है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना, यह जो SCERT के द्वारा यह निकला है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 के लिए है। इसमें दिया हुआ कि कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए। अब यहाँ समझिए, जो भी विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। जो अभी अध्ययनरत है, जो अभी वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ रहा है और आगे जो है वर्ग 9 में वह प्रवेश करेगा, जो 7 क्लास पास कर गया 8 में पढ़ रहा है और जो 9 में प्रवेश करेगा, वो विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में राज्य सरकार के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए, यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि लड़का और लड़कियाँ दोनों इस फॉर्म को भर सकता है। छात्राओं से राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति में, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, देख लीजिए क्या होता है, NMMSS। एकेडमिक ईयर 2023-24 में जो है वो इस फॉर्म को भर सकता है के लिए बोल रहा है कि यहाँ आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आगे इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा के आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नवत है। जो यह जो परीक्षा होगा इसके बारे में जानकारी जो है वो नीचे दिया गया है। चलिए नीचे क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। नीचे में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, यह जो है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति, यह योजना जो है यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किया गया। जो छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर है और पढ़ने में वह तेज़ है, उसके लिए यह छात्रवृत्ति का जो है इस योजना का प्रारंभ किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आगे बोल रहा है कि इस योजना के अंतर्गत राजकीय या राज्यकृत, राज्य सरकार या फिर भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों जैसे मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नामांकित एवं विधिवत रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई के लिए, 9 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है प्रति वर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब यहाँ से एक बात समझ लीजिए, जो इस एग्ज़ाम को पास करेगा उसको कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक, यानी 9वीं से लेकर के 12वीं तक जो है प्रत्येक साल 12,000 रुपया मिलेगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यानी कि 5 साल हो गया, 9, 10th, 11, 12, 4 साल, 4 साल में आपको मिलेगा 12,000, बढ़ चुके 48,000 रुपया, इतना आपको मिलेगा। अब नीचे दिया हुआ है कि छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन के लिए अर्हता क्या हो, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, आवेदक शैक्षिक सत्र 2023-24 में राज्य के राजकृत, वही सब दिया हुआ है। एक इसमें एक चीज़ और दिया हुआ क्या, जो कक्षा 7 मतलब कक्षा 7वीं का जो परीक्षा दिया हो उसमें कम से कम 55% अंक के साथ वह पास किया हो।
55%। जो SC/ST है यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति उसके लिए जो है 5% का छूट दिया हुआ है। यानी कि जो 7 क्लास पास किया, जो जनरल और OBC और EBC उसको कम से कम 55% नंबर से वो पास करना चाहिए। जो SC/ST है वो 50% के साथ। उसके बाद जो इस फॉर्म को भरेगा और इस फॉर्म को जो वो पास कर जाएगा, इस एग्ज़ाम को जो पास कर जाएगा, तो वो 8 क्लास वो पास कर चुका होगा। तो 8वीं क्लास में उसका जो है कम से कम परसेंटेज 55% होना चाहिए। और SC/ST के लिए 50%। इधर हो गया OBC, जनरल और EBC के लिए। जो जनरल कास्ट में आते हैं, जो OBC में आते हैं और EBC में आते हैं उसके लिए 55%, और जो SC/ST में आते हैं उसके लिए 50%। यानी कि आपको 7 क्लास और 8 क्लास दोनों को 55% और 50% के साथ एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। और वही इस फॉर्म को भर सकता है जिसके माता पिता का जो है आय जो है प्रत्येक वर्ष 3.5 लाख रुपया होना चाहिए। उससे अधिक नहीं होना चाहिए। उससे कम हो तो चलेगा, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए 3.5 लाख से। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जितने भी पॉइंट इसमें दिया हुआ है सबको बारीकी से समझा देते हैं ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं रहे। आगे देखिए पॉइंट दिया हुआ 5 नंबर में क्या, परीक्षा शुल्क के बारे में दिया हुआ है कि इस परीक्षा हेतु कोई शुल्क दे नहीं है। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एक बात यहाँ से स्पष्ट है कि परीक्षा शुल्क इसमें नहीं लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। परीक्षा केंद्र। यह जो आप फॉर्म भरिएगा इसका परीक्षा केंद्र आपको कहाँ पड़ेगा सो दिया हुआ है। परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालय में निर्धारित किया जाएगा। यानी कि आपका जो जिला होगा उसी जिला में इसका परीक्षा केंद्र पड़ेगा। आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा आपकी अपने ही गृह जिला में होगा। आगे दिया हुआ पॉइंट नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, चयन प्रक्रिया। बोला कि इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन SCERT पटना के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाएगा। यानी कि इसमें एग्जाम होगा, उसमें जो पास करेगा उसी का इसमें चयन किया जाएगा। यही बता रहा है पॉइंट नंबर 7 में। आप 8 पर जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 8 में देख ले क्या कह रहा है। छात्रवृत्ति की संख्या। बोला कि संपूर्ण भारतवर्ष में 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। यह जो है पूरे भारतवर्ष में आयोजन किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में एक साल में 1 लाख विद्यार्थी का चयन किया जाता है। उसमें से जो अपना बिहार राज्य है उसमें 5433 सीट है। कितना 5433 विद्यार्थी जो पास कर सकता है, कितना इसमें सीट है। और इसमें प्रत्येक जिला का सीट जो है बटा हुआ है। आगे देखते हैं 9 नंबर पॉइंट में। इसमें दिया हुआ आरक्षण से संबंधित। बोला कि इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा। 9 नंबर में दिया हुआ आरक्षण, जो राज्य सरकार जितना आरक्षण दे रही है उसी के हिसाब से जो इसमें आरक्षण लागू होगा। यानी कि जैसे यहाँ जनरल में जितना है, EWS में कितना आरक्षण है, SC/ST में कितना है, इस सब हिसाब से जो बिहार सरकार में लागू हो वही आरक्षण रोस्टर जो है इसमें भी लागू होगा। अब पॉइंट नंबर 10 पे जाते हैं। क्या कर रहा है, जाति प्रमाण पत्र। यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं तो उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। यानी कि यदि आप SC/ST का, OBC का, EBC का या EWS का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र इसमें लगेगा ऑनलाइन करने में। आगे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 11 में दिया हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकार अंचल या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.5 लाख तक अनुमान है अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो EWS में है यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसका भी आय कितना होना चाहिए, 3.5 लाख से कम होना चाहिए। वो जो अपना अंचल अधिकारी या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी CO या फिर BDO से बना करके उसको अपलोड करना होगा।
आगे फिर वही आय प्रमाण पत्र के बारे में दिया हुआ है, बता दिए 3.5 लाख से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक दिया हुआ पॉइंट नंबर 13 में क्या, पॉइंट नंबर 13 में है जो विकलांग है उसका निःशक्तता प्रमाण पत्र उसको अपलोड करना पड़ेगा। बोला कि आवेदकों के लिए निःशक्तता से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत न्यूनतम 40%, यानी कि उसमें कैटेगरी होता है कि आप कितना परसेंट विकलांग हैं, उसका तो कम से कम 40% जो रहेगा उसी को इसका लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं आगे पॉइंट में क्या दिया हुआ है। अब जो दिया हुआ है कि यह परीक्षा पैटर्न क्या है, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या पूछता है। 90 प्रश्न जो है इसमें से पूछता है रीजनिंग का, मानसिक योग्यता परीक्षा, यह जो है रीजनिंग पूछता है कितना नंबर का, तो 90 प्रश्न पूछता है और वो 90 अंक होता है, 90 मार्क का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। उसके लिए समय दिया जाता है 90 मिनट का, यानी कि 90 क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए 90 मिनट समय रहेगा और 90 अंक का होगा। जो नेत्रहीन है उसके लिए 120 मिनट, उसके लिए 2 घंटे का समय होता है। जो सामान्य श्रेणी के लिए पास होना कम से कम जो 40% नंबर लाएगा वही इसमें क्वालिफाई कर पाएगा, यह न्यूनतम अर्हता है। जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसके लिए 32%। अब आगे देखिए, यह जो शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता आगे बताएंगे क्या है शैक्षिक योग्यता। उसका जो प्रश्न रहेगा 90 प्रश्न उसमें भी रहेगा और 90 अंक का रहेगा और 90 मिनट उसमें भी समय है। वही विकलांग के लिए फिर इसमें भी 120 मिनट है, यानी कि 2 पाली में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला होगा यही रीजनिंग का जो मानसिक योग्यता परीक्षा है और दूसरा होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षा का। अब यहाँ दिया हुआ कि पाठ्यक्रम, इसका परीक्षा पाठ्यक्रम जो है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। क्या बताया गया है कि इसका कोई एक निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना है। यह जो परीक्षा ली जाती है इसका कोई एक फिक्स सिलेबस नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य होता है प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना। इस परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार के विद्यालय में वर्ग 8 में पढ़ाए जाने वाले विषयों या पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। यह जो इसमें जो परीक्षा होता है इसका जो सिलेबस होगा, इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वह जो 8 क्लास में जो आप लोग पढ़ते हैं उसी पे आधारित रहेगा। जो SCERT का जो बुक है उसी पे आधारित ये इसका प्रश्न रहेगा। आगे जो मानसिक क्षमता है, जो रीजनिंग है, उसका प्रश्न जो रहेगा तर्क से, विश्लेषण से, संश्लेषण से संबंधित प्रश्न और शाब्दिक कुछ प्रश्न इसमें रहेंगे। अब यह एक गौर करने की बात है, वो हम बताए थे कि यह जो शैक्षिक योग्यता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। विज्ञान आता है, विज्ञान में क्या आता है, भौतिक जिसको बोलते हैं फिजिक्स, रसायन जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री और जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। दूसरा इसमें क्या आता है, सामाजिक विज्ञान में आता है इतिहास, भूगोल और सिविक्स, 3 गो उसमें भी। और उसके बाद इसमें मैथ, ये 3-4 सब्जेक्ट जो है इसमें आता है शैक्षिक योग्यता में। ठीक, जो इसका 90 प्रश्न रहेगा शैक्षिक योग्यता का, किससे विज्ञान से और सामाजिक विज्ञान से और गणित से 90 क्वेश्चन रहेगा और 90 क्वेश्चन हो गया आपको रीजनिंग से रहेगा। अब आगे देख लेते हैं, इसका जो परीक्षा होगा वो होगा OMR सीट पे। आगे दिया हुआ है पहली पाली में जो एग्ज़ाम होगा वो होगा रीजनिंग का, जो मानसिक योग्यता परीक्षा है। प्रथम पाली में 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और द्वितीय पाली में जो शैक्षिक योग्यता होगा वो सेकंड पाली में, द्वितीय पाली में होगा 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। आगे देख लीजिए, इसका जो है आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हैं। जो इच्छुक है इसका आवेदन कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि आवेदन कैसे करें।
बताया गया है कि SCERT पटना की वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पर विजिट कर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर NMMSS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन पर क्लिक कर NMMS एकेडमिक ईयर 2023-24 में रजिस्ट्रेशन पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर एप्लीकेशन का जो फॉर्म खुलेगा उसको आप लोग सबमिट कीजिएगा। पहली बार में रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। आज यदि आप लोग पोर्टल में जाइएगा तो वहाँ पूरा इसका निर्देश दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि जिस भी विद्यालय का इस पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहले उस विद्यालय का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वहाँ के छात्र भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वही दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो विद्यालय करेगा पंजीकरण, उसका डेट दिया हुआ कब से कब तक, 10/10/2023 से लेकर के 27/10/2023 तक। यानी कि जिस भी विद्यालय का ऐसा कोई विद्यालय होगा जिसका कि इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो वो विद्यालय अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कब से, 10/10 से लेकर के 10/10/2023 से लेकर के 27/10/2023 तक। और पंजीकृत विद्यालय का जो है SCERT द्वारा सत्यापन जो होगा, जो विद्यालय जो पंजीकरण कराएगा उसका सत्यापन होगा कब से कब तक, 10/10 से लेकर के 10/10/2023 से लेकर के 31/10/2023 तक इसका सत्यापन चलेगा। आगे देखिए, जो विद्यार्थी इच्छुक है, जो बच्चे इच्छुक है इस फॉर्म को भरने के लिए, वो यदि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उसका आवेदन कब से होगा, आवेदकों द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन फिर जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करेगा कब से कब तक, 10 यानी कि आज से स्टार्ट है, 10/10/2023 से लेकर के 3/11/2023 तक, 3 नवंबर तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए, आवेदकों द्वारा सबमिट किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन अप्रूवल, यानी कि जो विद्यार्थी इस फॉर्म को भरेगा उसका विद्यालय स्तर पर क्या होगा, अप्रूवल होगा, वो 10/10 से लेकर के 6/11/2023 तक, यानी 6 नवंबर तक उसका डेट दिया हुआ है कि विद्यालय में उसका वेरिफिकेशन होगा। आगे दिया हुआ ऑनलाइन प्रवेश पत्र, आप लोग जिसका एग्ज़ाम दीजिएगा उसका जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो कब होगा, 26 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक, 7/1/2024 तक, यानी कि 26/12 से लेकर के 26 तारीख से दिसंबर 2023 से 7 के बीच में आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, परीक्षा तिथि भी दिया हुआ है 7/1/2024, यानी कि 7 जनवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा 2024 में, 7 जनवरी को। और यह जो एग्ज़ाम दीजिएगा इसका आंसर कब जारी होगा, वो हो जाएगा आप लोगों को 13 जनवरी को, 13/1/2024। उसके बाद जो है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं औपबंधिक उत्तर कुंजी द्वारा आपत्ति की प्राप्ति हेतु निम्न अंतिम तिथि। देखिए, जो भी प्रश्न यदि आप मानते हैं कि हम सही करके आए हैं लेकिन वहाँ से गलती हो गया, उस पर यदि आप लोग आपत्ति देना चाहेंगे तो वो जो है 20/1/2024 यानी कि 20 जनवरी 2024 में उस पर आपत्ति भी आप लोग कर सकते हैं। तो मोटा मोटा इसको समझ लीजिए कि आज से जो है फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हो गया है। जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, पहले अपना जाति और आय और निवास, वैसे निवास तो नहीं लगता लेकिन तीनों बना लीजिए, जल्दी से आवेदन कर दीजिए। उसमें भी बनने में 10 रोज समय लग जाता है, तो आप लोग बना लीजिए और इसका ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। बहुत अच्छा है, यदि आप लोग पास कर जाते हैं तो प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये यानी कि 1,000 पर मंथ हुआ आप लोगों को मिलेगा। इसमें कोई परीक्षा शुल्क भी नहीं लग रहा है, सिर्फ फॉर्म भरने में जो कंप्यूटर चार्ज लगेगा, जो लेगा वो फॉर्म भरने के लिए दुकानदार सिर्फ उसी को देना है, 150 रुपया जितना ले, और जाति आय और निवास बनाने में जो खर्च लगे आप लोगों का। तो इस फॉर्म को आप लोग भर दीजिए। जो इच्छुक है भरने के लिए, जो क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं वो सभी विद्यार्थी जरूर इस फॉर्म को भरिए। बहुत अच्छा बिहार सरकार द्वारा यह योजना है। थैंक यू। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग इसका फॉर्म भरते हैं और आप लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम इस पर वीडियो बनाएंगे। ऐसे रीजनिंग हो गया उसका भी वीडियो डाल देंगे, प्रत्येक दिन एक एक करके वीडियो डाल देंगे। उसके बाद मैथ हो गया, विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट हो गया, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सामाजिक विज्ञान में भी, जैसे हो गया इतिहास, भूगोल और सिविक्स, सबका जो है बैक टू बैक वीडियो जो है इस पर हम डाल देंगे। आप लोग यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप
टेक्स्ट बुक से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जहाँ से भी आपका इच्छा हो वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद। जो अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन समय पे मिलते रहें सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।